Welcome back to Divan's Biology. My name is Dr. Arna Divan and today we are going to talk about the basic mechanism of DNA replication and the major enzymes that are involved in DNA replication. Okay? आपको पता है DNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का कैरियर है. अब बीइंग अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA दो टाइप के फंक्शंस करता है, राइट? फर्स्ट वन इज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन एंड सेकेंड वन इज होमोकैटालिटिक फंक्शन. अब हेट्रोकैटालिटिक और होमोकैटालिटिक फंक्शन में वो क्या करता है? हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन मींस डीएनए सिंथेसाइजेस अ मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, राइट? अपने आप को सिंथेसाइज नहीं करता है, इंस्टेड वो किसको कर सकता है? प्रोटीन्स को, आरएनए को. बट इन केस ऑफ होमोकैटालिटिक फंक्शन डीएनए जो है वो खुद को बनाता है, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ और इट सिंथेसाइजेस इटसेल्फ. Okay, so today we are going to talk about homocatalytic function of DNA. अब ये जो homocatalytic function of DNA है, इसमें हमारा DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है. तो DNA के रेप्लिकेशन के लिए मेनली 3 मैकेनिज्म्स सोचे गए थे कि हो सकते हैं. सबसे पहला कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, सेकंड डिस्पर्सिव मैकेनिज्म एंड थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म. ओके, कंजर्वेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको पता है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, उसके 2 स्ट्रैंड्स हैं. तो कंजर्वेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इट विल रिमेन एज इट इज, वो ऐसे ही कंजर्व्ड रहेगा और एक न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा. इन केस ऑफ डिस्पर्सिव क्या होगा? जो पेरेंट मॉलिक्यूल है डीएनए का वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और 2 न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे. इन केस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं. ओके, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये स्प्लिट अपार्ट होंगे, ये अलग हो जाएंगे. अलग होके इसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? जो फाइनल 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो फाइनल 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनमें से एक स्ट्रैंड जो होगा, एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा. दोनों में वैसा ही होगा. अब देयर आर मेनी एविडेंसेस विच शोज दैट के डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म. ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन जो हमें लगता है कि ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 2 में स्प्लिट हो गया और फिर दोनों के नए नए एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, बट इट्स नॉट सो इजी. आपको पता है आपके एक जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और जब सेल ने डिवाइड करना है, जब डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, उस टाइम पे ये 3 बिलियन बेस पेयर्स को कॉपी होना है एक्यूरेटली विदाउट एनी एरर्स. कब? जब आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल डिवाइड होने लगेगा तो. ओके, सो इतना एक्यूरेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स कॉपी करना इतना इजी भी नहीं होता है, राइट? उसके लिए कौन हेल्प करता है? बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स उसकी हेल्प करते हैं. अब डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली कैसे रेप्लिकेट होता है? जैसे मैंने आपको ये बताया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए के जैसे ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. ओके, आपको पता है स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल हैं. अगर ये 5-3' है तो दूसरा विल बी 3-5', राइट? अब ये डीएनए के रेप्लिकेशन और उसके एंजाइम्स की वर्किंग को समझने के लिए डीएनए का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है. अगर आपको कोई भी डाउट है अपने डीएनए के स्ट्रक्चर की डिटेल में कि आपको अभी नहीं आता है, आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो इट वुड बी बेटर कि पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की वीडियो देखें और फिर वापस इस पे आके इसको देखें, अदरवाइज ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, ये एंटी पैरेलल है, ये हम सब डीएनए के स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाले में पढ़ चुके हैं. ओके, अब क्या होगा कि अब इसने अपने आप को स्प्लिट करना है, 2 में सेपरेट करना है. अब ये ऐसे करके 2 में सेपरेट हो गया. सेपरेट होने के बाद ये जो है इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. ओके, थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है.
आपको पता है कि जो स्ट्रैंड है वो किससे बना है, बेस पेयर होता है, दिस इज अ बेस पेयर। ओके, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक साइड पे शुगर राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच्ड है और फिर बॉन्डेड है, और फिर यहाँ पे हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से पूरी ये न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बनी होती है। इसी टाइप की दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो आपस में बॉन्डेड है। बॉन्ड्स आपको पता है टी और ए जो है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए और टी भी बॉन्डेड होते हैं, अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर सी और जी पेयरिंग की बात करें तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ओके, अब जब ये दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, दिस इज 3 डैश 5 डैश डायरेक्शन, राइट। अब ये जब रेप्लिकेट होगा तो हमें कैसा दिखेगा, तो इसका एक स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है, राइट, ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो ये रहा। अब इसके साथ ये जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है, ये रेड में जो आपको दिख रहा है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ओके, तो यहाँ पे जो ये ओल्ड स्ट्रैंड था उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बना है। वेटसन एंड क्रिक का क्या कहना था, वेटसन एंड क्रिक कहते हैं कि जैसे ही ये बीच में से बॉन्ड्स जो हैं इनके ये ब्रेक हो जाते हैं, राइट, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से फिर क्या होता है कि अब ये अकेले हो गए तो इमीडिएटली ये अट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को। ये जो बेस बचा यहाँ पे, ये प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो बचे यहाँ पे, ये इमीडिएटली अट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को, अगर वहां पे प्रेजेंट हैं तो। ओके, सो एज सुन एज दे अट्रैक्ट, वो इमीडिएटली बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग करके वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जब ये दोनों पास आ जाते हैं, पास इनफ इतने पास आ जाते हैं, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से स्टिच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भी अपनी इसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। सो वी विल हैव 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, ये तो हुआ हमारा बेसिक आइडिया किस चीज का, कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। एज आई टोल्ड यू, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, राइट, लेकिन ये हमारा बेसिक आइडिया है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब अगर हम बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ओके, तो उसके लिए हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है, ठीक है। इस बेसिक डायग्राम में हमें इन दोनों को स्प्लिट करना है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। लेट अस सपोज ये यहाँ से स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पे अभी बॉन्डिंग है इनकी, ये बेस पेयर्स हैं, यहाँ पे बेसिस हैं और इनके बीच में बॉन्डिंग है, राइट, और ये पार्ट ऐसा है जो अभी स्प्लिट भी नहीं हुआ है। ओके, इससे हमें थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि इनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किसने किया, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक इतनी इजीली तो होंगे नहीं, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो सबसे पहला एंजाइम आता है वो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ओके, सो फर्स्ट वन, द फर्स्ट एंजाइम दैट कम्स इनटू एक्शन इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, आके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। जैसे जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाता है, ऐसे इधर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्यों, क्योंकि ये रेप्लिकेशन करने के लिए यहां से जब टूटा तो टूट के एक फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क तो बन गया है, लेकिन अभी करना क्या है, रेप्लिकेशन करना है, मीन्स न्यू स्ट्रैंड बनानी है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब आप कहोगे कि बस अभी तो ये ओपन हो गया, अब यहाँ पे ऐसे करके 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, बन के 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन इतना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। कैसे, अब ये स्ट्रैंड बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ठीक है, इसके लिए हमारा एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये 3 टाइप के होते हैं, 1,
2 and 3। सबसे ज़्यादा जो रेप्लिकेशन के लिए काम कर रहा है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, नाउ डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है, वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड ही तो करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड ही ऐड करने हैं। ओके, एक स्ट्रैंड तो हमारे पास है, दिस विल बिहेव एज अ पेरेंट स्ट्रैंड, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। तो ये पेरेंट स्ट्रैंड जो है ये एक टेम्पलेट हुआ, दूसरा ये टेम्पलेट हुआ। तो हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज 3 को टेम्पलेट चाहिए था, टेम्पलेट मिल गया। ओके, अब उसको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, ओके वो कर देगा, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, एक नहीं दो प्रॉब्लम्स हैं। दो प्रॉब्लम्स ये हैं कि लेट अस सपोज दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, और वो डायरेक्शन है 5' 3' डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए इजी है बनाना, क्योंकि ये 3' है तो ये ऑब्वियसली 5' होगा, 5' होगा, आपको पता है इतना। तो अब यहाँ पे तो बनाना इजी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा 3' 5' डायरेक्शन आया। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट। दूसरी प्रॉब्लम डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इट कैन नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब क्या हुआ कि ये यहां से अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकता। अब अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकता तो कौन स्टार्ट करेगा, उसके लिए एक और एंजाइम आता है, प्राइमेज एंजाइम। व्हाट दिस प्राइमेज एंजाइम विल डू, दिस प्राइमेज एंजाइम विल एड अ प्राइमर हियर। प्राइमर मीन्स एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना यहाँ पे ऐड करेगा। ओके, ये छोटा सा जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड वो ऐड करेगा तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर सकता है। बट डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 को 3-OH फ्री एंड की रिक्वायरमेंट थी टू ऐड मोर न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब ये 3' या 3'OH फ्री एंड कहां से मिला, यहां से। ये जो प्राइमर था ये 5' 3', ठीक है, छोटा सा पार्ट ऐड हो गया। अब यहां पे मिल गया ना, ये देखो फ्री एंड, फ्री OH एंड मिल गया। अब ये फ्री OH एंड जब मिल जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है यहां पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर सकता है। ओके, तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी कि इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो हमने उसको एक प्राइमर दे दिया, स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा दे दिया कि चलो भाई आपके पास अब 3-OH फ्री एंड आ गया है, नाउ स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इस मॉलिक्यूल, इस स्ट्रैंड का क्या, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्या प्रॉब्लम है, ये 3' 5' एंड डायरेक्शन है, राइट। इसने तो ऐसे काम करना है, ऐसे काम थोड़ी करना है। लेकिन अब ऐसे काम करने के लिए ये फॉर्क तो धीरे धीरे खुल रहा है, ऑल दीज एंजाइम्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। ये धीरे धीरे फॉर्क खुल रहा है, धीरे धीरे खुलेगा। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा खुला है तो यहाँ पे अभी इतना ही पोर्शन, सपोज अभी इतना ही पोर्शन इसका फॉर्क का खुला है। ओके, ये तो कंटिन्यूसली काम करता जाएगा क्योंकि इसको तो डायरेक्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे मूव करना है। तो अभी इतना सा फॉर्क खुला है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्राइमर ऐड हो जाएगा। ओके, एक प्राइमर तो आपको पता है ऐड करना जरूरी है, प्राइमर ऐड हो जाएगा। प्राइमर ऐड हो गया तो यहाँ पे इसको 3' एंड मिला क्योंकि इसने 5' 3' में करना था मूव, तो यहाँ पे इसने एक अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने शुरू कर दिए। लेकिन तब तक फॉर्क थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, अब ये जगह खाली हो गई। फिर वापस एक प्राइमर आएगा, फिर वो ऐड होगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में ये थोड़ा सा पैच बनाएगा। तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसमें ये पैचेस में बनता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स में। ओके, जहां पे ये कंटिन्यूसली बन रहा है इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जहां पे ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, बिकॉज इट इज लैगिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, और दूसरी बात, इसको ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये वर्ड जो है उसके डिस्कवरर के नाम के बेस पे लिया गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब हमारा इशू ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने इतना काम तो किया, हेलिकेज ने इसको कट किया, राइट। हेलिकेज इसको कट करता जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और इसको स्प्लिट ओपन करता जा रहा है, ओके। लेकिन आपने कभी ये देखा है, आप ये चीज घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो अगर कभी आपने नोटिस नहीं किया तो, अगर कोई हाईली वाउंडेड 2 थ्रेड्स हैं, ओके, उसको अगर आप एक साइड से ओपन करने की कोशिश करो तो दूसरी साइड सुपर कॉइलिंग होती जाती है। सेम इज द केस विद दिस, यहां से ये ओपन तो हो रहा है हेलिकेज की हेल्प से, लेकिन यहां पे सुपर कॉइलिंग होती जाएगी, ओके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया एंजाइम आता है, डीएनए जाइरेज या और टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज एंजाइम। वो क्या करेगा, वो जो यहाँ पे बॉन्ड्स थे उनके बीच में छोटे छोटे से निक्स बनाता जाएगा, सो दैट इसकी सुपर कॉइलिंग जो है, टॉर्जनल स्ट्रेस जो है इसका, वो सब फ्री होता चला जाए, ओके। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे ही ये स्प्लिट ओपन हो रहा है, साथ साथ में अगर इसने वापस वाइंड अप कर लिया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से खुला, खुलते ही वो वापस वाइंड अप कर ले, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। कुछ प्रोटीन्स हैं जो रिंग शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं, उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स ना यहाँ पे फॉर्क के आसपास बाइंड हो जाते हैं और इनको रिकॉइलिंग से बचाते हैं। सो यू सी, कितने सारे हमारे एंजाइम्स आ रहे हैं, कितने सारे हमारे बीच में प्रोटीन्स आ रहे हैं जो सब साइमल्टेनियसली अपना काम करते जा रहे हैं, ओके। डीएनए पॉलीमरेज 3 का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में ऐसे रेप्लिकेशन करता जाएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन करता जाएगा, ओके। अब करते करते अगर बाई चांस गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, देन व्हाट, तो भी वही काम करेगा, तब भी डीएनए पॉलीमरेज 3 उसकी प्रूफ रीडिंग भी करता जाता है। अगर कुछ गलत ऐड हो गया है उसको निकालना, उसको निकाल के वापस पैचअप करना, ठीक है। तो वो काम भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये पूरा रेप्लिकेशन होता जा रहा है, एक प्रॉब्लम लास्ट में आती है कि जो बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन है ना, टर्मिनल पोर्शन पे ये ना प्राइमर जो है वो बैठ नहीं पाता है। तो जब टर्मिनल पोर्शन पे वो बैठ नहीं पाता है ना, तो लास्ट का जो पोर्शन है थोड़ा सा उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। अगर ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलता गया तो डीएनए की तो लेंथ ही छोटी होती चली जाएगी, ओके। तो उसके लिए एक एंजाइम आता है टीलोमेरेज। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, इसके पास अपना खुद का टेम्पलेट होता है, ओके। और फिर ये एंड में बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन में ऐड करके तो उसको थोड़ा सा सीक्वेंस दे देता है न्यूक्लियोटाइड की। इसलिए वो वाला जो इशू है कि लास्ट का पोर्शन नहीं हो पाता है, वो इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है और प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट। तो ये सारे जो है ये मेन एंजाइम। अब ये जो हमने प्राइमर ऐड किया था ये आरएनए का था, राइट। अब ये आरएनए और डीएनए का मिक्सचर नहीं चलता है, इसलिए बाय द एंड ये आरएनए प्राइमर्स भी हटाने पड़ते हैं। और जब ये सारे प्राइमर्स हम हटाते हैं तो उसमें छोटे छोटे से जो निक्स होते हैं उनको फिल करने के लिए तो डीएनए लाइगेज है, लेकिन ये इनको हटाया किसने, ओके। तो इनको हटाने के लिए एक और एंजाइम है जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ओके। मैंने कहा था ना डीएनए पॉलीमरेज 1 भी होता है। सो दीज ऑल आर द मेजर एंजाइम्स। अब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसमें फिर और एंजाइम्स भी ऐड हो जाते हैं। तो जो मेजर एंजाइम्स हैं वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म और उसके मेजर एंजाइम्स एंड इट्स फंक्शंस। ओके, थैंक यू।